हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित कुछ ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ये लगभग 70 के आसपास ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें से सभी तो सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में से हट गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन्हें अभी हमने पढ़ा नहीं है, यानी आगे आने वाले चैप्टरों में है। तो कुछ ऑब्जेक्ट इसमें छोड़े जाएंगे, तो आप ये नहीं समझना कि ये क्यों नहीं करा रहे, क्या वजह है। तो उनकी दो ही वजह होंगी, या तो आपके सिलेबस में नहीं होंगे या फिर आगे आने वाले हैं। जैसे प्रेयर वगैरह के बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव हैं वो आगे आने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपके उसमें, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे काम के होंगे केवल उन्हीं को टच करेंगे हम। जैसे देखो, पहला क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। आपको कराया, तीनों कंडीशन कराई हैं। जब इलेक्ट्रॉन समांतर चलता है तब कितना बल लगता है, जब इलेक्ट्रॉन लंबवत चलता है तब कितना बल लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो उम्मीद करेंगे आपको आता होगा। देखो, कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं, शायद आपको ध्यान आ जाए। पहले हमने क्या किया था, किसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, समांतर चलाया था। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र होता था हमारा, हम किसी इलेक्ट्रॉन ई है मान लीजिए, अब इसको समांतर चलाया था। तो आपको ध्यान होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर एंट्री करता है तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होता है, और उसका मार्ग कैसा हो जाता है, ऋजुरेखीय हो जाता है। ऋजुरेखीय क्यों होता है, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, आपका विकल्प डी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, विकल्प डी होगा। आप ये मैं देख रहे हैं आंसर ए दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे, कुछ गलत हैं, लेकिन इसका आंसर डी होगा, 0 होगा, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अब जरा दूसरे की बात करते हैं। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास बी वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर एनवी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। इस तरह के आज हमने कुछ क्लास में कराए हैं, होगा तो उसी तरह ही, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, यहाँ इस मोबाइल पर इतना संभव नहीं है। तीसरा देखना, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, यानी कोई आवेश है वो गतिशील है, और गतिशील भी कैसा है, त्वरण से का मतलब होता है उसकी स्पीड में लगातार परिवर्तन हो रहा है, 2 4 6 इस तरह से, उसे बोलते हैं त्वरित। तो वो क्या उत्पन्न करेगा, अल्फा किरणों को उत्पन्न करेगा, गामा किरणों को उत्पन्न करेगा, बीटा किरणों को, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। देखो, आवेश गति न भी करे तो वैद्युत क्षेत्र तब भी उत्पन्न होता है, और जब वह आवेश गति करने लगता है तो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि वही आवेश अत्यधिक तीव्र गति से गति करने लगे तो उन दोनों क्षेत्रों के कारण वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जन्म होता है। दोनों क्षेत्रों के कारण वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जन्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, ये आगे टॉपिक है हमारा, 5वां यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, तो वहाँ डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर बस इतना ही समझ लीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये चौथा है जो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसे यहाँ टच नहीं कर रहे। 5वें को देखते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ 30 डिग्री सेल्सियस पर जो कण है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। अब समझो, जो थोड़ी देर पहले बात हमने कही थी वही बात है इसमें, कि 30 डिग्री सेल्सियस, वो सॉरी ये 30 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है इसने, सेल्सियस में होगा 30 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पर थीटा होना चाहिए था, इसने सी बना दिया है, तो समझ जाना आप। 30 डिग्री पर कोई एंगल, अब 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है। अभी हमने देखा, यदि वो समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और उसका मार्ग कैसा होगा, ऋजुरेखीय होगा। उसका मार्ग कैसा होगा जी, ऋजुरेखीय होगा। और यदि वह लंबवत प्रवेश करता है तो आपने डेरिवेशन किया है, उसका मार्ग कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। और यदि वह तिरछा प्रवेश करता है,
किसी चुंबकीय क्षेत्र में कैसा प्रवेश करता है, तिरछा प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग कैसे हो जाता है, आपने डेरिवेशन में किया था हेलिक्स, कुंडलीकृत हो जाता है। तो उसका मार्ग कैसे हो जाता है जी, कुंडलीकृत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेलिकल। ये इसका आंसर बी हो जाएगा, हेलिकल। आगे देखते हैं छठवां। देखो आप सोल्व कर पाओ तो कर लेना, वैसे तो हिंट पूरी आपको दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये कहता है एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता 60 भाग एम्पियर है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम हो तो व्यवहार में किए गए शंट का मान होगा। आज हमने ऐसे लगभग 2-3 सवाल किए थे। 60 भाग एम्पियर है, यानी जो आई जी है जी, वो क्या है, आई की 1/60 है, यानी आई गुणा 1/60। जैसे आज न्यूमेरिकल प्रतिशत का चक्कर था, ऐसे इसमें आई जी इक्वल टू आई गुणा 1/60 हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी जी इक्वल टू क्या है जी, 20 ओम है। जी इक्वल टू कितना है, 20 ओम है। तो व्यवहार में किए गए शंट का मान होगा। तो ये पूछ रहा है जो व्यवहार में शंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। शंट को हम ऐसे दिखाते हैं, तो एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है जी, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। फिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी सातवां है, जब किसी अमापी नहीं, सॉरी वो होना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसे, अमीटर। जब किसी अमीटर को संट किया जाता है तो उसका सीमा क्षेत्र, हाँ, जब किसी अमीटर में हम संट लगा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, सीमा क्षेत्र कहते हैं, उसकी रेंज में क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगी या घटेगी, तो होगा तो ए या बी ही होगा, सी और डी का तो कोई मतलब नहीं है। अब आपने जो संट लगाया, आपको कुछ न कुछ बेनिफिट ही तो हुआ होगा, तभी तो हम लगाते हैं। बेनिफिट होने का मतलब, पहले जो आपका एम्पियर मीटर 5 एम्पियर माप रहा था, तो जरूर संट लगाने से उसकी रेंज बढ़ी होगी, 7, 8, 10 कुछ कुछ बढ़ी होगी, तभी तो संट लगाया, वरना काम तुम्हारा वैसे भी चल रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का ए हो जाएगा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसके बाद देखते हैं 8वां। देखिए 1 एम्पियर प्रतिशत सीमा के एक अमापी का प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। इस तरह की भी आज ही कराए थे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। चलो इधर लिख ही देते हैं, ठीक है, अभी हटेगा नहीं यहाँ से। देखो 1 एम्पियर पर सीमा के 1 एम्पियर मीटर का प्रतिरोध, यानी 1 एम्पियर दिया है और आपका 10, या शायद ये सेम टू सेम था आज, 1 एम्पियर दिया है और 10 एम्पियर दिया है। तो आई आपको बताया था छोटा वाला हमेशा आई जी ही होगा। आई जी इक्वल टू 1 एम्पियर, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, और क्या दिया है, एम्पियर का प्रतिरोध जी, जी इक्वल टू 0.9 आवश्यक शंट होगा। एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर लोगे इस तरह के आप, आज आपने बहुत किए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कौन सा दिया है जी, हाँ नमा। देखो दूरी आर से पृथक, दूरी नमा देखते हैं। दूरी आर से पृथक दो पतले लंबे समांतर तारों में प्रत्येक में आई धारा प्रवाहित है। इकाई लंबाई के परमाणु बल एक दूसरे कार्य तार द्वारा अनुभव होता है, जिसका मान होगा। हाँ समझते हो, जरा समझते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें भी। देखते हैं, देखो आपको कुछ ध्यान आए किस डेरिवेशन में से है। हमने क्या देखा था, लास्ट में डेरिवेशन किया था, दो समांतर व ऋजुरेखीय चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। इसको हमने शायद सी डी दिखाया होगा, पी क्यू दिखाया होगा, कुछ कुछ दिखा दिया होगा, इतना कंफर्म नहीं है। इस तरह उसकी नंबरिंग कर देते हैं, पी क्यू, अरे हटो, पी और ये क्यू,
पी क्यू और आर और एस। आपको शायद ध्यान हो इस तरह की कंडीशन में क्या हुआ था, इनके मध्य बल लगा था, फॉर्मूला निकला था, वो क्या आया था, स्पेस नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन आर, यही तो आया था। F इक्वल टू F इक्वल टू, चलो इसको साफ कर देते हैं, दोबारा देखना, फॉर्मूला आया था जी F इक्वल टू जी आया था आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपॉन आर और इंटू क्या था एल, शायद आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, अब ये क्या कहता है, दूरी आर से पृथक दो पतले लंबे समांतर तारों में प्रत्येक में कितनी धारा जा रही है जी, आई धारा प्रवाहित होती है। प्रति इकाई लंबाई के परमाणु केवल एक दूसरे का इकाई लंबाई के नाम आते ही एल का तो पत्ता साफ, एल से तो कोई मतलब नहीं है। आर डिस्टेंस हमने आर भी मानी थी, एक इकाई लंबाई दूरी आर से पृथक दो पतले लंबे समांतर तारों में आई, दोनों में तारों में कितनी धारा जा रही है, आई जा रही है। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 की वैल्यू भी आई, I2 की वैल्यू भी आई, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी कितनी है आर है, तो ये आपका बचेगा। इसमें है ऐसा कोई, देखो ये हो गया बी वाला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर कर दिया, बात वही है। इसमें क्या है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 10वां, देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। आपको पता है सबसे पहले किसने बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, किसने बताया था, ऑरेस्टेड ने बताया था। शायद आपको ध्यान होगा, कराया है आपको ऑरेस्टेड का प्रयोग में। ठीक है, ऑरेस्टेड ने क्या किया था, एक वायर लिया था, एक वायर लेके उसे क्या रखता, एक उसके पास में एक चुंबकीय सुई रखी थी और इस वायर को किससे कनेक्ट कर दिया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। फिर क्या देखा था, जब इस वायर में करंट फ्लो होता है तो इसकी जो चुंबकीय सुई है उसमें क्या होता है, विक्षेप पैदा हो जाता है। ये कंडीशन उन्होंने 3 उसमें की थी, तो ध्यान आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑरेस्टेड। ठीक है, आप आगे देखते हैं 11वां, एक सीधे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। कितनी धारा प्रवाहित है जी, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। यह 1.5 वेबर पर मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल लगेगा, सिंपल। धारावाही चालक पर आरोपित बल का एक ही तो फॉर्मूला है, क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। सब कुछ तो दिया है इसमें। I का मान कितना है 10, B का मान कितना है 1.5, L का मान इकाई 1 मीटर लंबाई 1 इंटू साइन कितना एंगल दिया है साइन 30। सॉल्व करेंगे जी, देखो 10 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 15 हो जाएगा ना ये तो, इंटू साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो वो 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7.5, 7.5 है कोई विकल्प इसमें, हाँ 11 का ए है ये वाला जो विकल्प है, 11 का ए विकल्प हो जाएगा 7.5। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं 12वां, देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। हाँ, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। देखो सपोज हमारे पास ये कोई कुंडली है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, वो क्या कह रहा है, इसके केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कुंडली के तल में नहीं, क्योंकि ऑरेस्टेड ने क्या बताया था, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी वायर में करंट फ्लो की डायरेक्शन को विपरीत कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए,
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव प्रवाहित धारा की दिशा के लंबवत होती है। अब लंबवत ये कंडीशन जरूरी है, इसी के संबंध में आपने आगे रूल भी पढ़ा होगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। यानी अपने हाथ के पंजे को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहें। क्यों लंबवत रहें? क्योंकि आई और बी हमेशा लंबवत ही रहते हैं। अब पहला विकल्प है जी कुंडली के तल में। तल में का मतलब तो वही डायरेक्शन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर एंगल कहाँ से आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कुंडली के तल से 180 डिग्री पर, ये तो 180 तो मतलब वही हो गया ना, समांतर, विपरीत हो गया, लेकिन रहा तो समांतर ही। और सीधा सीधा ही दिया है जी कुंडली के तल के लंबवत। इसमें सोल्व करने की इतना जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 13वां देखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ध्यान से देखना है इसको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से, उसके केंद्र पर वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से, उसकी अक्ष पर परिनालिका में धारा के प्रवाह से, उसके भीतर। देखो, अगर इसमें एक नज़र देखा जाए तो चारों विकल्प सही हैं। धारावाही तार से भी पैदा होता है, वृत्तीय लूप से भी होता है, आपने डेरिवेशन भी किया है, और उसकी अक्ष पे भी होता है, ये भी आपने डेरिवेशन किया था, μ0 n I/2a² x²। ठीक है, की पावर 3/2, ये उस बारे से है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो सब में होता है, अब रह गया डी, इसमें भी होता है, लेकिन जो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जैसे इसके कारण पैदा हुआ मान लीजिए 5 टेस्ला, तो उस कंडीशन में इनके तीनों के कारण क्या होगा, मुश्किल से 0.5। तो इसमें डी ऑप्शन दिया है, इसके कारण हम किसको मानेंगे, डी को मानेंगे। हालांकि चारों ही सही है, लेकिन इस डी के सामने इन तीनों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो कभी कभी न्यूमेरिकल इस टाइप के भी आ जाते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखो 14वां देखिए, 14वां क्या कहता है, लॉरेंज बल का सूत्र है F=QV.B, F वेक्टर F=Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, और C और D तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो आपको कन्फर्म ही है, बटे का तो कोई सिस्टम होता ही नहीं है। अब हमारे पास दो विकल्प रह गए, एक तो Q वेक्टर B.B और एक रह गया क्रॉस B। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट ईयर में जिसने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसे पता होगा। F= जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो क्या होता है, QVB sin थीटा, यही तो होता है जी। यानी इसमें sin थीटा आना चाहिए, और sin थीटा जो आता है वो क्रॉस में तो आता है, डॉट में तो डॉट में क्या आता है, cos थीटा। यानी वेक्टर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर A.B क्या होता है, AB cos थीटा। क्या होता है जी, AB cos थीटा। और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, AB sin थीटा। तो अब मुझे यहाँ sin थीटा ही तो लाना है, तो डॉट तो करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इसका विकल्प क्या होगा, विकल्प B ठीक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां देखिए, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। यानी लॉरेंज बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, बताइए जल्दी से, आपको कराया है। देखो, शुरुआत सबसे पहले आपको कराया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 था, वो किसके संबंध में था, वो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में था। वो तो भैया चुंबकीय क्षेत्र बताता था ना, वो तो ये तो बताता नहीं था बल। फिर कराया था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, वो भी क्या बताता, बी बताता था। फिर कराए थे आपको दो रूल, एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कराया था, और एक कराया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो जो बल की बात आती है, बल हमेशा कौन बताता है, या तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल लगा दो, या फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा दो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ज़्यादा सक्सेस है, जब टॉपिक चलाता तब आपको बताया था। तो इसमें विकल्प क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए विकल्प सही होगा। जरा इनको भी देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वो अभी नहीं आएगा,
कुछ दिन बाद आप AC चैप्टर पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें आएगा। मैक्सवेल के दाएं हाथ कॉर्कस्क्यू नियम, इससे तो मतलब ही नहीं है, ये तो हमने बताया बी से संबंधित है। डी है एम्पियर का तैरने का नियम। तैरने का नियम एम्पियर का तो कोई होता नहीं है। तैरने के नियम किसने दिए थे? आर्किमिडीज ने दिए थे, शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्या कहता है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी ऐसे जा रही है, कोई वायर है इसमें ऐसे करके करंट जा रहा है। ठीक है जी, हम इसको आई मान लेते हैं, सब कुछ कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। और ये किस में रखा है? एक ऐसे फील्ड में रखा है जिसमें जिसका जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, वो कहाँ है, उसकी डायरेक्शन है उत्तर की ओर। इधर पूरब होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, यानी ऊपर की ओर। उत्तर की ओर कहाँ हो गया? ऊपर की ओर। यानी ये जो अब बी की डायरेक्शन क्या है जी, ये है। ठीक है, तो तार पर कार्यरत बल की दिशा बताइए। अब ये भी आपको बताया था कि जो बल की दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब आप अपना बाएं हाथ निकाल के, जो आपको बताया था, अंगूठा तथा अंगूठे की पास वाली उंगली तथा मध्यमा उंगली को, तीनों को कुछ इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। आपको पता है, अंगूठे पर लिखो फटाफट, क्या होता था? अंगूठा बल की दिशा बताता था, तो अंगूठे पे F बना लीजिए। अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो क्या बताती थी? बी बताती थी, बी बना लीजिए। और जो मध्यमा उंगली है वो क्या बताती थी? आई बताती थी, तो आई बना लीजिए। अब आप देखिए, जो आपकी मध्यमा उंगली है उसे आप कहाँ ले जाओगे? मध्यमा उंगली को आप आई की डायरेक्शन में लगा दीजिए, जिधर आई जा रहा है उधर मध्यमा उंगली को लगा दीजिए। और उसके बाद फिर क्या बचता है आपका? बी। जिधर आपका जो जिधर बी की डायरेक्शन है उधर आप जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसे लगा दीजिए। फिर देखिए अंगूठा किधर जाता है, वही उसकी डायरेक्शन होगी। बताइए। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर, सॉरी एक मिनट, इसमें पूरब से पश्चिम की ओर नहीं है, पश्चिम से पूरब की ओर है, तो इस वाले निशान को थोड़ा उल्टा कर लेना बस, और कुछ नहीं। ये वाला जो निशान है इसको थोड़ा उल्टा कर लेना, कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इस वाले डायरेक्शन को थोड़ा, अरे फिर भी यही आ गया। ये इस तरह से कर लेना। अब आपको फैलाइए। अब जो आपकी आई है, मध्यमा उंगली है, उसको ऐसे कीजिए पी की ओर, जिस डायरेक्शन तीर लग रहा है इधर करिए मध्यमा उंगली को। उसके बाद जो बीच मध्यमा के बाद जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसे ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाओ तो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बल की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बाहर की ओर का मतलब। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी सही हो जाएगा। हो गया बस। 17वां देखते हैं, चलो। देखो 17वां क्या कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। यदि चालक आई में धारा प्रवाह बहती है तो इस पर लगने वाला बल होगा। देखो ये जो सबसे पहले वाला था, आपको कोई डाउट हुआ हो, कोई गलत बताया हो सकता है, आप सोच रहे हो, तो इसमें देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चलो इसको ऐसे समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे है, ठीक है जी, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आई आई लंबाई का एक चालक, चलो जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्षेत्र की रेखाओं समांतर रखा हुआ, यानी जिधर हमारी बल रेखाएं जा रही हैं उधर ही क्या रखा हुआ? चालक रखा हुआ है। तो चालक में प्रवाहित होने आई धारावाहिक थी, इस पर लगने वाला बल होगा। हम तो जानते हैं, यदि आवेश या चालक
वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में होता है, अर्थात चुम्बकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। F इक्वल टू क्या होता है, 0। यदि यही आवेश होता तो उसका मार्ग कैसा हो जाता, ऋजुरेखी हो जाता, क्योंकि बल F कार्य ही नहीं करता। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका जी, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो ये भी चलो अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसे भी। दो लंबे सीधे तार में समान धारा I प्रवाहित होती है। दोनों के बीच की दूरी 2r है और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। धारा को 2I कर दिया जाए तथा दोनों के बीच की दूरी को कम करके r/2 कर दिया जाए तो बल का मान होगा। समझते हैं जी। देखो दो तार हैं आपके पास, ठीक है, इन दोनों में धारा कितनी जा रही है, I ये डेरिवेशन कराया तो ये फॉर्मूला भी बताया था। इसमें भी I और इसमें भी I। वो क्या कहता है, इनके बीच की दूरी को कम कर दिया जाता है। पहले बीच की दूरी क्या थी, r थी, अब क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब क्या कर दिया जाता है, r/2। फॉर्मूला क्या होता है जी आपका, μ0/2 इंटू I1 I2/r। ठीक है, अब I1 I2 को 2 गुना कर दी, μ0/2 तो कांस्टेंट है, I1 को 2 गुना कर दिया, I2 को, तो 2 गुणा 2 4 हो गया ऊपर। R को जगह r/2 कर दिया, r/2, तो ये 2 कहाँ पर जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 है कोई ऑप्शन कि, तो बल कितना हो जाएगा आपका, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ 19वां देखिए। 19वां क्या कहता है, एक चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की रॉड रखते हैं। क्यों, कारण समझाइए क्यों रखते हैं, आगे आएगा। वैसे तो चुंबकशीलता नाम से कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप ये समझो 95% जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें जो भी रॉड होती है वो नरम लोहे की ही होती है। क्योंकि नरम, इस तरह का क्वेश्चन कभी आता भी है बोर्ड में, तो एक बात ध्यान रखना, नरम लोहे की जो चुंबकशीलता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। चाहे आपकी धारा मापी हो, चाहे आपकी परिनालिका हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आर्मेचर हो, इस तरह के कुछ भी हो, उसकी चुंबकशीलता अधिक होने का रखते हैं। तो देखो कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए, ये तो सेंसलेस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल व त्रिज्य हो जाए, हाँ चुंबकशीलता, धारशीलता अच्छी होने से चुंबकशीलता अच्छी हो जाती है। चुंबकशीलता होने से क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जबरदस्त पैदा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो थोड़ा समझ लेना, कोशिश करेंगे आप समझेंगे कि बड़ा सा लग रहा है। दो कुंडी इस प्रकार रखे गए हैं, उनके तल एक दूसरे के समकोणिक हैं। समकोणिक का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, और एक ही केंद्र है। इस तरह का नोमेंक्लेचर आज मैंने कराया था, शायद आपको ध्यान हो। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र होगा। यानी दो कुंडली इस प्रकार रखेगी। कुंडली आपको पता है कुंडली क्या करती है, बाहर मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो कुंडली की जगह मैं एक चुम्बक से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक ये चुम्बक है और दूसरी चुम्बक कैसी है, परपेंडिकुलर। या एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो समकोणिक हो गई। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब वो क्या कहता है, प्रत्येक कुंडली में समान धारा होगी तो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, और दोनों का चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी बी है और इसका भी बी है। ठीक है, तो परिणामी क्षेत्र होगा। देखो इधर मैंने माना नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर माना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जो पहला चुम्बक है हमारा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल सीधी सीधी होगी। इसका तो बी ये रहा, लेकिन इसका जो बी है दूसरी वाली चुम्बक का, इसकी भी नॉर्थ से साउथ पोल, इसकी हो गई नीचे की ओर। अब आप देखो ये दोनों बी में डायरेक्शन में कितना अंतर है, 90 डिग्री का अंतर है, जस्ट परपेंडिकुलर हैं। और जब दो लंबवत वेक्टरों को जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने वैसे, F इक्वल टू F1² प्लस F2² इन अंडर रूट, ये होता था
वहाँ बल्क को जोड़ते थे तो लगाते थे, लेकिन यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो बी इक्वल टू क्या कर देंगे, B1 का मतलब बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2B स्क्वेयर इन अंडर रूट। अब B तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर होने के कारण, और 2 पे अंडर रूट चढ़ा रहेगा, तो क्या आ जाएगा B अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2B। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, B आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, शायद ही निकल गया, चलो होगा, शायद इस तरह का एक आया था। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी एक कोई आवेश है वो क्या कर रहा है, एक स्पीड से जा रहा है, आवेश जो है क्या कर रहा है, एक स्पीड से जा रहा है, तो क्या उत्पन्न करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या एक स्पीड से चला जा रहा है। सुनो, ये इलेक्ट्रॉन न चलता तब भी ई तो उत्पन्न ही होता, लेकिन आपको क्या बताया था, जब ये चलने लगा तो ई के साथ साथ क्या हो गया, बी और उत्पन्न हो गया। तो अब के इसके पास कितने क्षेत्र हो गए, 2 क्षेत्र हो गए, एक तो ई और एक बी, 2 क्षेत्र उत्पन्न हो गए। कौन कौन से, एक ई उत्पन्न हो गया और एक कौन सा हो गया, बी उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इसमें है कोई ऑप्शन, केवल वैद्युत क्षेत्र न, केवल वैद्युत क्षेत्र तो न चलता तो भी करता, केवल चुंबकीय क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों इसमें दिया है विकल्प सी, यानी उसके पास सी होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। अब देखते हैं अगर 23वां देखो, रिज धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, धारा के चारों ओर वृत्तीय धारा के समांतर तथा सरल रेखीय, धारा के अभिलंब व सरल रेखीय, इनमें से कोई नहीं। रिज धारा, इसकी मौन भाषा को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। रिज धारा का मतलब एक ऐसा परिपथ जो रेक्टिलिनियर है, उसमें जो धारा जा रही है सीधी सीधी, उसको हमने क्या बोल दिया, रिज धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। और आइंस्टाइन ने क्या बताया था, जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, धारा की दिशा के लंबवत होगी, क्या होगी, धारा की दिशा के लंबवत उसके चारों ओर। तो इसमें कौन सा है, समांतर सरल रेखीय, अभिलंबवत सरल रेखीय, केवल चारों ओर का ऑप्शन केवल इसी में है, बाद बाकी तो किसी में है नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 का ए, धारा के चारों ओर वृत्तीय है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राह्यता, धारामापी की सुग्राह्यता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। सुनो देखो, उसकी रेंज तो बढ़ जाती है, शंट का प्रयोग किया जाता है धारामापी में, तो उसकी रेंज तो बढ़ जाती है, लेकिन रेंज बढ़ने से क्या हो जाता है, उसकी सुग्राह्यता कंफर्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो इतनी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह से पहले करता। तो इन बातों को दोनों को ध्यान रखना, रेंज बढ़ती है और सुग्राह्यता घटती है। ये वही सवाल है, उसी को फॉर्मूला लगा लेना, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें वही लगेगा, अभी बताया था आपको, एस इक्वल टू आई अपॉन आई माइनस आई जी इंटू को लगा लेना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। 26वां देखिए, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, म्यू नॉट आई होता है। ये एम्पियर्स लॉ में आता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में है नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ 27वां देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना होगा, ये तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, वही बताइए। यानी धारामापी से हम क्या बना रहे हैं, वोल्ट मीटर बना रहे हैं। आपको पता है वोल्ट मीटर वो शंट तो दोनों में लगता है, चाहे आपका अमीटर हो चाहे आपका वोल्ट मीटर हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अमीटर होगा तो आप अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ोगे, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है। और शंट कैसे लगाओगे, समांतर क्रम में, शंट कैसे लगाओगे, समांतर क्रम में। और यदि वोल्ट मीटर होगा तो वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में, समांतर मतलब पैरेलल। और शंट कैसा लगाओगे, श्रेणी क्रम में, कैसा, श्रेणी क्रम में। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आपको देखो क्या कहता है ये,
कम प्रतिरोध गैल्वेमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ना, बिल्कुल गलत। श्रेणी क्रम में तो हम जोड़ते ही नहीं, हम तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उच्च प्रतिरोध गैल्वेमीटर के समांतर क्रम में हो सकता है। कम प्रतिरोध गैल्वेमीटर समांतर क्रम में जोड़ना ना, उच्च प्रतिरोध गैल्वेमीटर समांतर जोड़ना चाहिए। इसमें दोनों बी और डी एक ही बात कर दिए, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए था, तो बी डी में से एक होगा, जो भी हो देख लेना। अब इसमें और भी अच्छे से हैं लेकिन टाइम लगेगा इसमें, अब ऐसे तो काफ़ी हैं, 70 हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसे यहीं स्टॉप करते हैं, कुछ रह जाएंगे तो वो कल परसों में आपको कर देंगे, ठीक है।